हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उपसर्ग संयोजक यौगिकों में अपन ने लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ा था, बहुदंतुक लिगेंड, और उसमें एक इंपॉर्टेंट लिगेंड अपन ने पढ़ा ईडीटीए, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन या टेट्रा एसीटेटो आयन। उसके मैंने फ्लेक्सी दंतुक बिहेवियर को भी बताया, फ्लेक्सी डेंटेड करेक्टर को भी बताया। फ्लेक्सी डेंटेड मतलब वो अलग अलग पीएच लेवल पर जो है वो उसकी दंतुकता या डेंटिसिटी वेरी करती है। और मैंने कहा था ये जेई के अंदर ईडीटीए 4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आ चुका है, और फ्लेक्सी दंतुक जो बिहेवियर है वो इंपॉर्टेंट है ईडीटीए का। तो वहां तक अपन ने बहुदंतुक लिगेंड में लास्ट लेक्चर पे बात कर ली थी। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया स्टूडेंट्स, अपन ने बात कर ली एक दंतुक लिगेंड की। एक दंतुक जिसमें हमारे पास डोनर एटम एक हो, एक दाता परमाणु हो, जैसे NH3 जिसको अपन एमीन बोलते हैं, जिसको अपन एमीन बोलते हैं। अपन ने बात कर ली द्विदंतुक लिगेंड की लास्ट लेक्चर पे, ऑक्सिलेटो जिसमें 2 दाता ऑक्सीजन परमाणु है। अपन ने बात कर ली किसकी, बहुदंतुक लिगेंड की, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ईडीटीए 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव का मतलब ये एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो या टेट्रा एसीटेट आयन है, जिसमें 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु और 4 दाता ऑक्सीजन परमाणु हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहां तक अपनी अभी बात हुई। अब अपन स्टार्ट करेंगे लिगेंडो का क्लासिफिकेशन या लिगेंडो का वर्गीकरण, उनके इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं जो कि अपने काम आएगा। उसके बाद फिर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कंटिन्यू करेंगे। वो क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे ईडीटीए में हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेड करेक्टर होता है, फ्लेक्सिबल नेचर होता है, उसकी दंतुकता पीएच पर डिपेंड करती है। द्विदंतुक भी होता है, त्रिदंतुक, हमारे पास टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो जो ईडीटीए 4 नेगेटिव है उसकी दंतुकता पीएच पर डिपेंडेंट करती है, फ्लेक्सीडेंटेड करेक्टर है। ऐसे ही हमारे पास कुछ एक दंतुक लिगेंड है, जैसे हमारे पास कार्बोनेटो CO3 2 नेगेटिव, एसीटेटो CH3 COO नेगेटिव, नाइट्रीटो NO2 नेगेटिव, नाइट्रेटो NO3 नेगेटिव, सल्फिटो SO3 2 नेगेटिव, सल्फेटो SO4 2 नेगेटिव, और एक थायोसल्फेटो S2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेटो S2O3 2 नेगेटिव। इनमें भी स्टूडेंट वैसे तो ये क्या होते हैं, ये एक दंतुक लिगेंड की भांति कार्य करते हैं, होते मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, होते एक दंतुक लिगेंड है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इनको, अपन इनको मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। वैसे तो ये सभी एक दंतुक लिगेंड होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सीडेंटेड करेक्टर भी शो करते हैं, मतलब कभी कभी ये द्विदंतुक लिगेंड की भांति भी कार्य करते हैं। अगर अपन बात करें तो इनमें भी कौन सा करेक्टर होता है, इनमें भी फ्लेक्सी दंतुक लक्षण होते हैं, फ्लेक्सी दंतुक लक्षण। फ्लेक्सीडेंटेड करेक्टर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड करेक्टर, फ्लेक्सीडेंटेड करेक्टर। फ्लेक्सीडेंटेड करेक्टर अगर बात करें अपन बेसिकली, तो मैंने आपसे कहा था फ्लेक्सिबल मतलब मैं फ्लेक्सिबल हूं अपने नेचर में। कभी कभी मेरे को गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी मैं शांत भी हो जाता हूँ, कभी मैं सरल भी हूँ, कभी कभी मेरे अंदर अलग नेचर आ जाता है, तो मैं अपने नेचर के अंदर लचीलापन लेकर आता हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ। तो ये
जितने भी हैं कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइट, सल्फेट और थायोसल्फेट, ये है तो क्या, ये है तो हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ये है तो हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स या एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन ये कभी कभी द्विदंतुक लिगेंड के रूप में भी काम करते हैं। मतलब इनका नेचर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सी दंतुक या फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं। फ्लेक्सी दंतुक, दंतुक मतलब डेंटेड, तो फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर ये शो करते हैं। इनकी वैसे अगर अपन देखें तो दंतुकता एक होती है, लेकिन अगर ये द्विदंतुक लिगेंड के रूप में काम करेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये द्विदंतुक लिगेंड के रूप में काम करते हैं तो फिर ये जनरली क्या करते हैं, एक अनस्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। मैंने आपसे कहा है 3 और 4 मेंबर्ड रिंग जनरली अनस्टेबल होती है क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन होता है। अपन 5 और 6 मेंबर्ड रिंग को स्टेबल मानते हैं। तो अगर ये द्विदंतुक के रूप में काम करेंगे तो फिर क्या होगा, ये अनस्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे मेरे पास कार्बोनेटो है, एम हमारे पास मेटल एटम है, तो ये अनस्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। 1, 2, 3 और 4, ये 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये अनस्टेबल होती है 4 मेंबर्ड, जनरली 3 और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल है और 5 और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है। ऐसे अगर मेरे पास एसीटेटो है, अगर मेरे पास एसीटेटो है तो ये भी अनस्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग बना देगा। 1, 2, 3 और 4, 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है। अगर मेरे पास कौन है, मेरे पास नाइट्रिटो है, रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के बीच में डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मैं इसको ऐसे बता देता हूं, नाइट्रिटो को, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण दोनों ऑक्सीजन पर डिस्पर्स होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नाइट्रिटो। तो वापस से यहां पर देखें तो 4 मेंबर्ड रिंग 1, 2, 3 और 4। अगर अपन नाइट्रेटो को देखें तो हमारे पास अगर नाइट्रेटो है NO3 नेगेटिव, तो ये हमारे पास नाइट्रेटो हो गया। नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, ये नाइट्रेटो हो गया। 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। ऐसे ही सल्फिटो, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, ये सब क्या करते हैं, 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। और अगर 4 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे तो जनरली क्या होती है, अनस्टेबल, इसलिए इनकी प्रिफर्ड डेंटिसिटी 1 होती है। प्रिफर्ड डेंटिसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, प्रिफर्ड डेंटिसिटी इज 1, मतलब यह मुख्यतः एक दंतुक लिगेंड के रूप में काम करेंगे, कभी कभी ये द्विदंतुक लिगेंड के रूप में कार्य करेंगे। अब कैसे अपने को पता पड़ेगा, तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मेरे पास क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है, Cr NH3 5 SO4 इस पे चार्ज +1 है। और मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का Cr NH3 4 SO4 और इस पे भी चार्ज +1 है। अगर अपन देखें तो ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो सल्फेटो है ये मोनोडेंटेड लिगेंड के रूप में कार्य करेगा या एक दंतुक लिगेंड के रूप में काम करेगा। कारण क्या है, क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर भी +3 है और इस कॉम्प्लेक्स में भी +3 है। और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, अगर ट्राइवेलेंट, 3 ट्राइवेलेंट का मतलब अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है
तो फिर उनकी समन्वय संख्या होती है 6, मतलब वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अगर हमारे पास स्कैंडियम है वो +3 में है, टाइटेनियम है वो +3 में है, वेनेडियम है वो +3 में है, क्रोमियम है वो +3 में है, मैंगनीज है वो +3 में है, आयरन है वो +3 में है, और अगर कोबाल्ट है वो +3 में है। तो स्कैंडियम से लेकर कोबाल्ट तक अगर वो अपनी ट्राइवेलेंट स्टेट में है, मतलब त्रिसंयोजी अवस्था में है, तो इनकी समन्वय संख्या हमारे पास सभी की 6 होगी। समन्वय संख्या का मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इनकी समन्वय संख्या 6 होगी, मतलब ये मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब यहां पर अगर अपन देखें तो क्रोमियम पर ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें +3 आएगी, अमोनिया तो उदासीन है, तो X अगर मैं क्रोमियम पे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में अगर मैं क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था X मान लेता हूं तो X +5 × 0, सल्फेट पर चार्ज कितना है -2 है सल्फेट पर चार्ज, तो X -2 = +1, तो X = +3 हो गया। X +5 × 0, 5 × 0, अमोनिया को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लिख देता हूं, 5 × 0 प्लस सल्फेट पर चार्ज -2 = कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है +1, और अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 है तो क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई +3, मतलब क्रोमियम किस अवस्था में, ट्राइवेलेंट स्टेट में। तो वो 5 उपसंयोजक आबंध तो किसके साथ बनाएगा, अमोनिया के साथ और एक सल्फेट के साथ, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई 5 और 1 6। इसका मतलब यहाँ पर जो सल्फेट है वो किसके रूप में बिहेव करेगा, मोनोडेंटेड लिगेंड के रूप में, या हिंदी में अगर अपन कहें तो वो किसके रूप में बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा बेटा हमारे पास एक दंतुक लिगेंड के रूप में। लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में भी क्रोमियम +3 में है, X +4 × 0 प्लस सल्फेट पर चार्ज -2 = +1, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने X मान ली, प्लस X +4 × 0, अमोनिया तो उदासीन है, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, सल्फेट पर चार्ज -2, तो प्लस X +4 × 0 प्लस -2 = संकुल पर चार्ज कॉम्प्लेक्स पे +1, देयरफॉर X = कितना हो गया +3। यहाँ पर भी क्रोमियम अपनी ट्राइवेलेंट स्टेट में, तो क्रोमियम अगर +3 में है तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 6। 4 तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 4 अमोनिया के साथ तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सल्फेट है अब ये किसके रूप में काम करेगा, ये काम करेगा बेटा बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में, हिंदी में द्विदंतुक लिगेंड के रूप में, बाइडेंटेड लिगेंड, हिंदी में हो गया द्विदंतुक लिगेंड, हिंदी में हो गया द्विदंतुक लिगेंड, टर्मिनोलॉजी अपने को पता है ही सही। तो यहां पर अगर अपन देखें तो अब जो सल्फेट है हमारे पास वो बेसिकली क्या करेगा, उसमें अब 2 दाता ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे, और 2 दाता ऑक्सीजन परमाणु हो गई तो अब जो सल्फेट है वो किसके रूप में बिहेव करेगा इस कॉम्प्लेक्स में, वो बिहेव करेगा हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में। तो हमेशा याद रखो, वैसे अपने को क्या याद रखना है, अपने को याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम जो होते हैं 3D सीरीज के आयन, क्योंकि जनरली वो अपने से 3D पूछता है, 4D और 5D कम पूछता है, तो अगर हमारे पास 3D सीरीज के आयन है, अभी 4D और 5D की भी बात करेंगे, मैं वर्नर्स थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो 4D और 5D के सारे केटायंस की उनमें कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी स्टेबल है, और उनकी भी समन्वय संख्या क्या होती है उसकी बात करेंगे। अभी अपन एक सिंपल एग्जांपल आपको बताया है कि भाई जो फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर है हमारे पास किस किस का, कार्बोनेटों का, एसीटेटों का, नाइट्रेटों का, नाइट्रेटों का, सल्फेटों का, सल्फेटों का और थायोसल्फेटों का, तो ये फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर है। फ्लेक्सिबल मतलब ये वैसे तो एक दंतुक लिगेंड होते हैं, वैसे तो एक दंतुक लिगेंड होते हैं, लेकिन कभी कभी ये द्विदंतुक लिगेंड के रूप में भी काम करते हैं, तो इनको अपन फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर बोलते हैं। कौन कौन है, डबल सी, डबल एन और ट्रिपल एस। डबल सी में कौन कौन आ गया, कार्बोनेटो और एसीटेटो। डबल एन में कौन आ गया, नाइट्रिटो और नाइट्रेटो, और ट्रिपल एस में सल्फिटो, सल्फेटो और थायोसल्फेटो। तो याद रखने का जो तरीका है वो क्या है, डबल सी हो गया, डबल एन हो गया और ट्रिपल एस हो गया। डबल सी में कौन कौन आ गया, एक सी में कार्बोनेटो, एक में एसीटेटो। डबल एन में कौन आ गया, नाइट्रिटो,
NO2 नेगेटिव नाइट्रेटो, और ट्रिपल एस में कौन आ गया, सल्फिटो, सल्फेटो और थायोसल्फेटो। तो ये अपने को कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, एक दंतुक लिगेंड है ये, लेकिन ये एक दंतुक लिगेंड कभी कभी द्विदंतुक लिगेंड के रूप में भी काम करते हैं, तो इनको अपन फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर बोलते हैं। इनको अपन बोलते हैं कि ये कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं, ये शो करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर। फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर, लेकिन इनकी प्रिफर्ड डेंटिसिटी एक होती है। प्रिफर्ड डेंटिसिटी का मतलब यह मुख्यतः एक दंतुक लिगेंड के रूप में ही कार्य करते हैं, क्योंकि अगर ये द्विदंतुक लिगेंड के रूप में कार्य करेंगे तो ये अनस्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग बना देंगे, जो भी मैंने आपको बोर्ड पर ड्रॉ करके बताया। ऐसे ही अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, एग्जांपल साइट करते हैं अपन, कौन सा एग्जांपल है हमारे पास। हमारे पास एक एग्जाम्पल है CO NH3 4 CO3 और समन्वय गोलक के बाहर है ClO4 परक्लोरेट आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने को पूछा गया है कि एक तो कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है, क्या क्या पूछा गया है अपने से इस कॉम्प्लेक्स में। एक तो समन्वय संख्या पूछी गई है, समन्वय संख्या का मतलब मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अभी अपन समन्वय संख्या, अभी तो अपन लिगेंडो की बात कर रहे हैं, समन्वय संख्या जो समन्वय गोलक है या जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो समन्वय गोलक है या जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें मेटल एटम जो लिगेंड है उनके साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अभी अपन समन्वय संख्या के और एग्जाम्पल देखेंगे, अभी तो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देख रहे हैं। तो एक तो समन्वय संख्या पूछी है इस क्वेश्चन में अपने से, मेटल एटम की, कौन है मेटल एटम, कोबाल्ट। एक इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। और एक पूछा है कोबाल्ट पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स या डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इंग्लिश में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स या हिंदी में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तीन चीजें अपने से इस कॉम्प्लेक्स में पूछी है। ये गिवन कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, और अपने से ये पूछा है। अब इसमें अगर अपन देखें तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें। देखिए परक्लोरेट आयन पे चार्ज कितना है, -1, और अगर ऋणायन पर चार्ज -1 है तो इस धनायन पर चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया। अपन सभी जानते हैं ClO4 नेगेटिव किसका संयुग्मी क्षार है, परक्लोरिक एसिड का, HClO4। HClO4 को क्या बोलते हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग में, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है। क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, हाईली एसिडिक होता है। नाम क्या होता है इसका, परक्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। और जब ये डिसोसिएट होता है तो क्या देता है, H+ देता है, और क्या देगा, परक्लोरेट आयन, ClO4 नेगेटिव, परक्लोरेट आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पर क्लोरेट आयन। कुछ टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश में भी लिख देता हूं, वो तो एक ही बात है, परक्लोरेट आयन, ClO4 नेगेटिव, ये परक्लोरेट आयन होता है। रेजोनेंस में इसके अंदर रेजोनेंस होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो चारों ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स होगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो इस पर हमारे पास चार्ज होता है -1। तो समन्वय गोलक के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं समन्वय गोलक। तो इस पर चार्ज कितना आ गया, +1। अमोनिया पर चार्ज कितना है, 0। कार्बोनेटों पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है।
तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने सबसे पहले, तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था x मान लूं, और अगर मैं कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था x मान लेता हूं तो x प्लस 4 इंटू 0, अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन, तो 4 इंटू 0, कार्बोनेटों पे कितना चार्ज -2, और समन्वय गोलक पे कितना चार्ज है +1, तो हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई इसमें, x इजिकल टू हमारे पास आ गया +3। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या ज्ञात करी, मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो कोबाल्ट है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई, +3 आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई जो हाल फिलहाल अपने को काम आएगी अभी, वो क्या काम आएगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट, इन पर अगर ट्राइवेलेंट स्टेट है, +3 अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था में प्रेजेंट है, कौन कौन, जो जो काम आ रहा है वो बता रहा हूं अभी मैं आपको। अगर हमारे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है और कोबाल्ट है, और ये अपनी ट्राइवेलेंट स्टेट में है, +3 में है, ये +3 में है। आगे वर्नर्स थ्योरी में पढ़ेंगे तो इनकी सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता जो कि समन्वय संख्या से दी जाती है, वो हमेशा 6 होती है, उसकी बात वर्नर थ्योरी में करेंगे अभी अपन। तो अगर ये ट्राइवेलेंट स्टेट में, तो याद रखो इनकी समन्वय संख्या कितनी होगी, इनकी समन्वय संख्या होगी हमारे पास 6। इनकी समन्वय संख्या होगी हमारे पास 6। इसका मतलब अमोनिया तो एक दंतुक लिगेंड है। अब यहां पर वैसे तो कार्बोनेटो क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड, लेकिन वो फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर भी शो करता है, मतलब वो द्विदंतुक लिगेंड के रूप में भी काम करता है, अभी हाल बताया आपको। तो अगर ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोबाल्ट अमोनिया के साथ बनाएगा, अगर हमारे पास कोबाल्ट 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया के साथ बनाएगा, एक अमोनिया, क्योंकि अमोनिया तो एक दंतुक लिगेंड है, दूसरी अमोनिया, तीसरी अमोनिया और चौथी अमोनिया। तो अगर 4 अमोनिया के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, तो अब 2 किसके साथ बनाएगा, तो कार्बोनेटों के साथ बनाएगा। इसका मतलब अब कार्बोनेटो किसके रूप में काम कर रहा है बेटा, इस पर तो चार्ज आ गया समन्वय गोलक पे +1, +1, और अगर अपन बात करें यहां पर, तो अब जो कार्बोनेटो है वो किसके रूप में बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। देखो इसमें दाता एक ऑक्सीजन परमाणु ये और एक दाता ऑक्सीजन परमाणु ये, तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3, और अगर कोबाल्ट +3 में तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वो किसके साथ बना रहा है, 4 अमोनिया के साथ। इसका मतलब अब यहां पर जो कार्बोनेटो है वो किसके रूप में काम कर रहा है, द्विदंतुक लिगेंड। इंग्लिश में लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो सारी टर्मिनोलॉजी बताई दी आपको। द्विदंतुक लिगेंड, या इंग्लिश में ये बिहेव कर रहा है बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में। समझ में आ गया आपको। अब हमारे पास डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात हो रही है, तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास कितनी है, +3। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट होता है आर्गन 3d7 4s2। कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक हमारे पास 27, कोबाल्ट होता है आर्गन, आर्गन का मतलब मैं 18 तक आ गया, 18 का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक आ गया, 3d7 और 4s2। ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास +3 है, और +3 अगर हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये हो गया 3d7 और ये हो गया 4s2। D7 को कैसे लिखेंगे, हुंड्स का नियम है, पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कोबाल्ट +3 में है, +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पहले किससे निकलेंगे, 4s से, क्योंकि ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। 3d पहले तो मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है, 3, 3 में कौन कौन है, 3 में हमारे पास 3s है, 3p और 3d है, और फोर्थ वाला शेल
तो 4s 4p 4d और 4f, तो हायर एनर्जी लेवल पर कौन है, हमारे पास 4s है। हालांकि n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और 3d में बाद में भरे जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ नियम है, ऑफ-बाउ नियम। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने को देखना है कौन सा एनर्जी लेवल हायर साइड पर है। अपन जानते हैं जो पहला वाला कोश है उसके अंदर केवल एक उपकोश s उपकोश, दूसरे वाले जो कोश है उसमें दो उपकोश 2s और 2p, थर्ड वाले में 3s 3p 3d, और थर्ड वाला जो कोश है उसके बाद कौन सा कोश है, फोर्थ वाला कोश। तो जब अपन एनर्जी देंगे आयनन ऊर्जा के रूप में तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, और आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गए। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पेयर्ड वाला निकलेगा, पेयर्ड वाला। कारण क्या, अपने को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम रखना है ताकि एक्सचेंज एनर्जी मिनिमम हो सके। अपन कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी को पढ़ते हैं कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग में भी और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बल्कि कौन सा निकलेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ताकि अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम रहे। और अगर अपन इसको निकाल देते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, 2 नहीं। तो अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रखना है, कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड वाला निकल गया। तो d में अपने से इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है टोटल, तो 5 और 1 6, क्योंकि ये क्या हो गया अब 3d6 4s 0 हो गया बेसिकली, कोबाल्ट +3, तो ये हो गया 3d6 4s 0। इसका मतलब d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, और d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 6। तो अपन ने सब निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया, एक तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, समन्वय संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 आ गया, और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमारे पास समन्वय संख्या 6, ऑक्सीकरण संख्या +3, और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 6 हो गई। अब स्टूडेंट्स यहां तक अपनी बात हुई, ये मैंने आपको केवल हल्का सा एक आइडिया बताया। वो आइडिया इसलिए बताया कि कार्बोनेटो, एसीटेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, सल्फिटो, सल्फेटो और थायोसल्फेटो ये फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर भी शो करते हैं। मतलब इनकी प्रिफर्ड डेंटिसिटी तो 1 होती है, या मुख्यतः तो एक दंतुक लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी यह द्विदंतुक लिगेंड के रूप में भी काम करते हैं, तो फ्लेक्सिबल रहते हैं ईडीटीए के समान। जैसे ईडीटी होता है वो भी फ्लेक्सिबल होता है, और उसकी तो जो दंतुकता होती है, डेंटिसिटी होती है, वो सॉल्यूशन के पीएच लेवल पर डिपेंड करती है। वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। लिगेंडों का वर्गीकरण उनकी दंतुकता के आधार पर। एक दंतुक मोनोडेंटेड लिगेंड्स, एक दाता परमाणु, वो मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक उपसर संयोजक बंध बनाएगा। द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक में 2 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु है तो मेटल के साथ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 2 बनाएंगे। उसके बाद बहुदंतुक लिगेंड जो 2 से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए मेटल एटम के साथ, मतलब उनमें 2 से ज्यादा दाता परमाणु हो, जैसे त्रिदंतुक हो गया, ट्राइडेंटेड बोलते हैं, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो यहां तक अपनी बात हुई। अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देते तो हैं ही सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। अपने रिक्त कक्षकों में ले लें, अपने पाई स्टार का मतलब अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हिंदी में विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, हिंदी में लिगेंडों का वर्गीकरण इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने के आधार पर। तो अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं टर्मिनोलॉजी को, और हिंदी में तो लिखूंगा ही सही।
तो अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। Classification of ligands. Classification of ligands based on their electron donating, based on their electron donating and electron accepting tendency, and electron accepting टेंडेंसी। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स का वर्गीकरण किसके आधार पर? उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर पर और उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर पर। हिंदी में इसी को अपन क्या बोलते हैं? लिगेंडों का वर्गीकरण उनकी इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पर। लिगेंडों का वर्गीकरण उनके इलेक्ट्रॉन देने तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर। अब हम बात कर रहे हैं लिगेंडों का वर्गीकरण इनके इलेक्ट्रॉन देने तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर। अब अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पर अपन लिगेंड्स को दो में डिवाइड करते हैं। एक तो क्लासिकल लिगेंड्स, इंग्लिश में क्लासिकल लिगेंड्स को नॉर्मल लिगेंड्स भी बोलते हैं। क्लासिकल मतलब आप सभी जानते हैं ओल्ड फैशन, मतलब ये तो सिंपल क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को मेटल के रिक्त कक्षकों में डालकर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो एक तो क्लासिकल लिगेंड्स, एक होते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, इनको पाई एसिड लिगेंड्स भी बोलते हैं या पाई अम्ल लिगेंड हिंदी में, और पाई ग्राही लिगेंड्स या पाई, हमारे पास ग्राही का मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी अपन इनको बोलते हैं। तो दो में डिवाइड करते हैं अपन। कौन कौन से में? एक तो अपन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हिंदी में दो में डिवाइड कर देता हूं ऐसे ही सिंपल। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पर अपन लिगेंडों को दो में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो क्लासिकल लिगेंड्स, क्लासिकल लिगेंड, इंग्लिश में भी इसको क्लासिकल लिगेंड्स बोलते हैं, और सामान्य लिगेंड, नॉर्मल लिगेंड्स, सामान्य लिगेंड। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं इनको? क्लासिकल लिगेंड्स ही बोलते हैं या नॉर्मल लिगेंड्स। इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल लिगेंड्स, क्लासिकल लिगेंड्स, या क्या बोलते हैं? नॉर्मल लिगेंड्स। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी लिख देता हूं मैं। या नॉर्मल लिगेंड्स। और दूसरी तरफ सेकंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स,
नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, ये हो गया पॉइंट नंबर ए, बोलते हैं अपन इनको क्लासिकल लिगेंड्स को पॉइंट नंबर ए, और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को अपन बोलते हैं पॉइंट नंबर बी। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को अपन और क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड्स, हिंदी में पाई अम्ल लिगेंड, और क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई ग्राही लिगेंड, पाई ग्राही लिगेंड, पाई ग्राही लिगेंड या पाई एसिड लिगेंड्स। पाई अम्ल लिगेंड इंग्लिश में पाई एसिड लिगेंड्स, और पाई ग्राही लिगेंड का मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों के देने और इलेक्ट्रॉनों के लेने के आधार पर लिगेंड्स को अपन ने दो में क्लासिफाई कर दिया, दो में विभाजित कर दिया। एक तो नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड्स, सामान्य लिगेंड या क्लासिकल लिगेंड्स, और एक नॉन क्लासिकल लिगेंड्स या पाई एसिड लिगेंड्स, हिंदी में पाई अम्ल लिगेंड या पाई ग्राही लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। सबसे पहले अपन एज यूजुअल किसको डिस्कस कर लें? अपन डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स क्लासिकल लिगेंड या सामान्य लिगेंडों को। पॉइंट नंबर ए, हमारे पास हो गया क्लासिकल या सामान्य लिगेंड। क्लासिकल या सामान्य लिगेंड अपन सिंपल वो बोलते हैं वे लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में प्रदान करके उसके साथ उपसर संयोजक बंध बनाते हो, उन्हें अपन क्लासिकल लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया क्या करेगी? अपना लोन पेयर मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल्स या उसके रिक्त कक्षक में डाल देगी। सपोज करो Fe है, तो Fe के पास +2 है या कुछ भी है XYZ, तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है। तो अमोनिया ने क्या किया? अमोनिया ने अपने लोन पेयर को अपने लोन पेयर या एकाकी युग्म को मेटल के रिक्त कक्षकों में जाकर प्रदान कर दिया। ये भी अपन सब आगे पढ़ेंगे, किसमें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, VBT में भी पढ़ेंगे, और एक सिद्धांत आएगा क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, उसके अंदर भी आगे पढ़ेंगे। तो ये लिगेंड तो क्या होते हैं? सिंपल अपने जो लोन पेयर है या अपने इलेक्ट्रॉन युग्म में उनको मेटल के रिक्त कक्षकों में जाकर प्रदान कर देते हैं और सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अपन क्या बोलते हैं? क्लासिकल या सामान्य लिगेंड वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसर संयोजक बंध बनाते हैं।
उपसर्ग संयोजक बंध बनाते हैं। सामान्य या क्लासिकल लिगेंड कहलाते हैं। सामान्य या क्लासिकल लिगेंड कहलाते हैं। सामान्य या क्लासिकल लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, इनमें उदाहरण में ऊपर लिख देता हूं मैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण NH3, वाटर H2O, हाइड्रोक्सीडो या हाइड्रोक्सो OH नेगेटिव, मेरे पास है हाइड्रीडो H नेगेटिव, H नेगेटिव को अपन हाइड्रीडो बोलते हैं। हमारे पास है NH2 नेगेटिव, एमिडो, मेरे पास है NH2 नेगेटिव, इमिडो, मेरे पास है N3 नेगेटिव, नाइट्रीडो, मेरे पास है हाइड्राजीन N2H4, मेरे पास है कोई भी अमीन, प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन में सपोज करो CH3NH2, मिथाइल अमीन है मेरे पास हो गया CH3 नेगेटिव, मेरे पास हो गया C2H5 नेगेटिव, मिथाइल और इथाइल इत्यादि। ये सभी क्लासिकल लिगेंड्स हैं। ये केवल डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को किसमें, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल या रिक्त कक्षकों में, लेंगे नहीं। एक एग्जांपल और लिख लें, कौन, F नेगेटिव। अब अगर देखो तो इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। मेरे पास अगर अमोनिया है तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर दे तो देगा, लेकिन नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का। तो सेकंड पीरियड में क्या नाइट्रोजन के पास 2D अवेलेबल होता है क्या 2D कक्षक होता है क्या, नहीं है। और नहीं है तो वो लेगा किस में। अगर जो मेटल है अगर उसके भरे हुए कक्षक जो है वापस डोनेट करना चाहे बैक, तो क्या कभी नाइट्रोजन ले पाएगा क्या, क्योंकि उसके पास 2D कक्षक नहीं है। लेकिन अगर PH3 होता, फॉस्फीन होता, तो फॉस्फोरस अपना लोन पेयर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में, रिक्त कक्षकों में दे भी देता, और मेटल के जो भरे हुए D ऑर्बिटल्स हैं वो फॉस्फोरस के रिक्त D कक्षक में, क्योंकि फॉस्फोरस कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, और अगर फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है तो उसके पास रिक्त D कक्षक है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो मेरे पास नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, वाटर में ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, OH नेगेटिव में ऑक्सीजन डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन ले नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, उसके पास 2D कक्षक नहीं है। H नेगेटिव कोई मतलब ही नहीं है, NH2 नेगेटिव हो, NH2 नेगेटिव हो, NH2 नेगेटिव हो, NH2 नेगेटिव हो, N3 नेगेटिव हो, सभी में डोनर एटम नाइट्रोजन है और दाता परमाणु नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के पास तो रिक्त कक्षक है ही नहीं जिसमें वो एक्सेप्ट कर ले। N2H4 में भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, रिक्त कक्षक होता नहीं है। अब प्राइमरी अमीन या मेथिल अमीन CH3NH2, CH3 नेगेटिव, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का, उसके पास D कक्षक नहीं है। C2H5 नेगेटिव, F नेगेटिव, F फ्लोरीन अपन जानते हैं सेकंड पीरियड का है, उसके पास D कक्षक मौजूद नहीं होता। तो ये सभी अपने सिंपल इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर देंगे किसको, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में, और उनके साथ सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसर्ग संयोजक बंध बना लेंगे। अब अपन बात करेंगे किसकी, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की, जिनको अपन पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन स्टार्ट करेंगे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। ये तो क्लासिकल लिगेंड्स की बात हुई अपनी।
अब 1 सेकेंड बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। वो है अपने पास नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल लिगेंड या पाई ग्राही लिगेंड, या पाई अम्ल लिगेंड। क्या डेफिनेशन है इनकी? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की क्या डेफिनेशन है? वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसंयोजक बंध बनाते हो तथा उसी क्षण साइमल्टेनियसली उसी क्षण धातु केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए डी कक्षकों से अपने रिक्त परमाणविक कक्षकों में या अपने पाई स्टार विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में पश्च बंधन द्वारा बैक बॉन्ड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? पाई नॉन क्लासिकल लिगेंड या पाई ग्राही लिगेंड। तो पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूं, एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूं। ये पश्च बंधन है क्या? पश्च बंधन सिंपल पाई बॉन्ड होता है। बैक बॉन्ड बोलते हैं इसको। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में BF3 वगैरह में देखा होगा, तो वो अभी मैं आपको बात बताता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर अपन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को भी दो में डिवाइड करते हैं, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। मतलब सिग्मा दाता पाई ग्राही और पाई दाता और पाई ग्राही, इनको भी दो में डिवाइड करेंगे। तो पहले अपन सिंपल डेफिनेशन लिख लें। वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हो, तथा इसी क्षण हाथों हाथ, इंग्लिश में बोलते हैं साइमल्टेनियसली, तथा इसी क्षण केंद्रीय धातु परमाणु के या आयन के भरे हुए डी कक्षक पश्च बंधन क्या होता है? पश्च बंधन अभी सब समझाता हूं। पश्च बंधन तथा इसी क्षण केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के भरे हुए डी कक्षक पश्च बंधन के माध्यम से लिगेंड के रिक्त परमाणुवीय कक्षकों में
रिक्त परमाणुवीय कक्षकों में या लिगेंड के रिक्त परमाणुवीय कक्षकों में या उसके पाई स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हिंदी में बोलते हैं विपरीत बंधी आणविक कक्षक, या उसके विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में पश्च बंधन के माध्यम से लिगेंड के रिक्त परमाणुवीय कक्षकों या उसके पाई स्टार का मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हिंदी में विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हो, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हो नॉन क्लासिकल या पाई ग्राही लिगेंड या पाई अम्ल लिगेंड कहलाते हैं। डेफिनेशन हो गई है, डेफिनेशन को भी अपन समझते हैं है क्या डेफिनेशन। तो वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हो, ये तो क्लासिकल लिगेंड भी करते थे। वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हो तथा इसी क्षण मतलब साइमल्टेनियसली, हाथों हाथ केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के भरे हुए डी कक्षक जो मेटल एटम के फिल्ड डी ऑर्बिटल से, अभी समझाता हूं, पश्च बंधन के माध्यम से लिगेंड के रिक्त परमाणुवीय कक्षकों में या तो लिगेंड के वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो, रिक्त परमाणुवीय कक्षकों, या उसके पाई स्टार, उसके विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हो, तो जो मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के या तो रिक्त परमाणुवीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डाल दें या उसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो उनको अपन नॉन क्लासिकल या पाई ग्राही लिगेंड कहलाते हैं। तो वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हो तथा इसी क्षण केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के भरे हुए डी कक्षक पश्च बंधन के माध्यम से लिगेंड के रिक्त परमाणुवीय कक्षकों या पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हो, नॉन क्लासिकल या पाई ग्राही लिगेंड कहलाते हैं। तो यहां पर अपन बात करें तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है लिगेंड के रिक्त परमाणुवीय कक्षकों या पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हो, एक्सेप्ट करते हो, उनको अपन बोलते हैं नॉन क्लासिकल या पाई ग्राही लिगेंड। अब अगर अपन बात करें तो इनको अपन ने वापस से दो में डिवाइड कर दिया, किस किस में, एक तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और एक पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। एग्जाम्पल देता हूं आपको, इनको भी अपन ने दो में डिवाइड कर दिया। और पश्च बंधन क्या है वो आपको समझाता हूं। ये जो डेफिनेशन है ये ज्यादा क्लियर होगी बेटा किससे, जब अपन एग्जाम्पल से अपन इसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे वैसे अपने को इस डेफिनेशन को समझ में आ जाएगा कि ये डेफिनेशन अपने को नॉन क्लासिकल लिगेंड की कह क्या रही है। तो अब अपन बात करें तो अपन जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड या पाई ग्राही लिगेंड,
इनको अपन दो में डिवाइड कर देते हैं, एक तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और एक पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, दो में डिवाइड करते हैं। एक तो लिगेंड मेटल के रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म डाल के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये तो सिंपल उपसर्ग संयोजक बंधे, और जो मेटल के भरे हुए डी कक्षक हैं वो लिगेंड के साथ वापस मेटल इसको बैक डोनेट कर रहा है, इसको अपन बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, पश्च बंधन उल्टा दे रहा है मेटल लिगेंड को, तो इसको अपन पश्च बंधन, ये बैक बॉन्ड हो गया। बैक बॉन्ड हमेशा याद रखो पाई बॉन्ड होता है, बैक बॉन्ड इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। बैक बॉन्ड हिंदी में बोलते हैं बैक बॉन्ड को पश्च बंधन, पश्च बंध, और बैक बॉन्ड हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज ए पाई बॉन्ड, इट इज ऑलवेज ए पाई बॉन्ड, मतलब ये हमेशा पाई बॉन्ड होगा। तो लिगेंड ने तो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया या सिग्मा बना लिया, मेटल के भरे हुए डी कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ या लिगेंड के या तो रिक्त कक्षकों के साथ रिक्त परमाणुवीय कक्षकों के साथ या लिगेंड के हमारे पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ वापस से पाई बॉन्ड बनाते हो हाथों हाथ, तो इसको अपन बोलते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। सिग्मा से तो दे रहा है और पाई से एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हिंदी में, या सिग्मा दाता और पाई ग्राही लिगेंड्स, और पाई ग्राही लिगेंड। हिंदी में भी लिख दिया मैंने, पाई सिग्मा दाता और पाई ग्राही लिगेंड। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए हमारे पास सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के, इसके एग्जाम्पल में इधर लिख देता हूं उदाहरण। एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन कौन हो गया इनके, कार्बन मोनोक्साइड हो गया सबसे फेमस एग्जाम्पल, साइनाइड आयन CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव, PH3, फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, PF3, या ट्राई एल्किल फॉस्फीन R3P, फॉस्फीन में तीनों H को हटाकर 3 R लगा दिए, ट्राई एल्किल फॉस्फीन या ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। डोनर एटम फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, तो उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, रिक्त डी कक्षक है, जिससे वापस से एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड, साइनाइड, NO पॉजिटिव, PH3, PF3, ट्राई एल्किल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ये सभी मेरे पास सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब अगर अपन देखें इसमें, तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये होता क्या है, और सेकंड जो होता है इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। ये होता है पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, देता भी पाई से और लेता भी पाई से। अब ये अजीब हो गया, लिगेंड मेटल को पाई से दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, लिगेंड का जो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र होता है वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है अभी अपन बात करते हैं, इनकी बात बाद में करेंगे, और इनके एग्जाम्पल भी अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इनको क्या बोलते हैं, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ये तो इंग्लिश में हो गया पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको, हिंदी में या पाई दाता, देंगे भी पाई से, पाई दाता और पाई ग्राही लिगेंड। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी लिखता रहता हूं ताकि अपने को याद रहे। इसके एग्जाम्पल अभी अपन बाद में देखेंगे।
पहले अपन किसको डिस्कस कर लेते हैं, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स को, या सिग्मा दाता और पाई ग्राही लिगेंड्स को, जिसमें सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, NO पॉजिटिव, PS3, PF3, ट्राई एल्किल फॉस्फीन, R3P, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड में सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स को। उसके बाद फिर अपन पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स की तरफ मूव ऑन होंगे या अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब अपन सबसे पहले इसको देख लें। पहला जो है हमारे पास नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में, वो है हमारे पास सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। दे सिग्मा से रहा है और अपने मेटल के जो भरे हुए कक्षक हैं डी कक्षक, वो लिगेंड के या तो रिक्त परमाणुवीय कक्षकों में या उसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के माध्यम से या पाई इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। अब अपन देख रहे हैं तो एक फेमस एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसके साथ, मेटल के साथ, जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल NiCO4। तो मेरे पास अगर मेटल एटम है, कोई मेटल का कार्बोनिल है, कार्बोनिल का मतलब मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये मेरे पास मेटल है, मेटल के मेरे पास ये फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, ये मेरे पास फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये मेटल का संकरित रिक्त कक्षक है, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कार्बन मोनोऑक्साइड में डोनर एटम कार्बन होता है, जो कि अपने लोन पेयर को मेटल के संकरित रिक्त कक्षकों में, ये संकरित अभी सब समझा रहा हूं, ये संकरित रिक्त कक्षक हो गए किसके, मेटल के संकरित रिक्त कक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। कार्बन मोनोऑक्साइड में डोनर एटम कार्बन होता है, न कि ऑक्सीजन, केमिकल बॉन्डिंग से जानते हैं इतना अपन। और जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में उसके पास पाई स्टार होता है, पाई स्टार का मतलब, पाई स्टार MO लिख देता हूं मैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये क्या है, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, हिंदी में धातु परमाणु के भरे हुए डी कक्षक, भरे हुए डी कक्षक, भरे हुए डी कक्षक, भरे हुए डी कक्षक। तो ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे पास सिग्मा डोनेशन हो रहा है, ये कार्बन और ये इसके संकरित कक्षकों में डाल के सिग्मा डोनेशन बोलते हैं इसको अपन, या सिग्मा डोनेशन या सिग्मा जे दे रहा है। और मेटल के जो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार MO में, विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में, ये पाई बॉन्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वापस उसमें प्रदान कर रहे हैं। तो ये हो गया पाई सिग्मा डोनेशन, और इसको अपन बोलते हैं पाई एक्सेप्टेंस, पाई एक्सेप्टेंस थ्रू बैक बॉन्ड, पश्च बंधन के माध्यम से, पाई एक्सेप्टेंस थ्रू बैक बॉन्ड, या हिंदी में पश्च बंधन के माध्यम से। अब अगर अपन देखें यहां पर, तो धातु कार्बोनिल कोई भी हो, जैसे धातु कार्बोनिल का मतलब जिसमें मेटल एटम कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा हो, जैसे NiCO4, इसको अपन बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो मेटल किससे जुड़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब इसमें क्या होता है, ये आगे की बात आगे बात करेंगे, हल्का सा आइडिया देता हूं आपको। निकल की बात करें, एटॉमिक नंबर 28 है, निकल होता है 3d8 4s2, निकल होता है 3d8 4s2, 1 2 3 4 5 6
7 8, ये हो गया निकल 3d8 और 4s2। अब इसमें अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पढ़ेंगे आगे चल के, अभी थोड़ा सा आगे की बात है। इसमें संकरण sp3 होता है और इसकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल की। ये NiCO4 है, संकरण sp3 और ज्यामिति हो गई इसकी चतुष्फल की। तो चतुष्फल की ज्यामिति कब होगी, जब संकरण sp3 होगा। अब जो s के इलेक्ट्रॉन है ये दोनों अंदर आके पेयर हो जाते हैं। क्यों पेयर होते हैं या क्या कंसेप्ट है वो तो VBT में पढ़ेंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर अंदर आके पेयर हो जाते हैं और ये D10 हो जाता है और ये हो गया 3D10 और ये वाला इसका ऑर्बिटल्स खाली हो गए। एक तो 4s और 4p खाली है ही सही, तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन अंदर आके पेयर हो गए, 4s खाली हो गया, 4p खाली हो गया। अब इनको अपन बोलेंगे संकरण होगा sp3 निकल पर, तो इनको तो अपन बोलेंगे वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल या धातु के रिक्त संकरित कक्षक। इसमें जो कार्बन मोनोक्साइड है उसमें जो कार्बन है वो अपने लोन पेयर को आके दे देगा। डोनर एटम या दाता परमाणु हमेशा याद रखो, कार्बन मोनोक्साइड में डोनर एटम हमेशा कौन होता है, कार्बन। ये अपन किस में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। तो डोनर एटम कार्बन होता है अपने पास। तो कार्बन मोनोक्साइड में 4 कार्बोनिल, कार्बन मोनोक्साइड को अपन कार्बोनिल बोलते हैं। तो वो कार्बन अपने लोन पेयर को मेटल के रिक्त कक्षकों में जाकर और सिग्मा बंध बना लेगा। तो ये तो क्या हो गया, ये तो सिग्मा डोनेशन हो गया, उसने सिग्मा को डोनेट कर दिया। अब ये मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये D10 हो गया क्योंकि अंदर 4s के इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर पेयर हो गए, वो D में आकर आ गए, तो ये D10 हो गया। अब इसके ये फिल्ड D ऑर्बिटल्स हैं, भरे हुए D कक्षक हैं, मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये कार्बन मोनोक्साइड के पाई स्टार MO के साथ, अपन जानते हैं कार्बन मोनोक्साइड के पास बाहर सबसे बाहर जब अपन इसका MO विन्यास लिखते हैं कार्बन मोनोक्साइड का, तो अपन कैसे लिखते हैं, अपन लिख सकते हैं कार्बन मोनोक्साइड को सिग्मा 1s स्टार। ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जा रहा हूं, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। कार्बन मोनोक्साइड में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन मोनोक्साइड में सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन के समान होगा पाई 2px इजिकल टू पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz और फिर पाई 2px स्टार इजिकल टू पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार। स्टार का मतलब विपरीत बंदी आणविक कक्षक। टोटल इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। तो ये तो कार्बन मोनोक्साइड के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास क्या मौजूद है, पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार, ये वेकेंट पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। और जब ये पाई एमओस खाली पड़े हुए हैं तो इनमें जो मेटल के भरे हुए D ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, बैक बॉन्ड के माध्यम से, हमेशा याद रखो बैक बॉन्ड कुछ भी नहीं पाई बॉन्ड होता है, बैक बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होता है। पश्च बंधन उल्टा डोनेट कर रहा है मेटल लिगेंड को, तो ये बैक बॉन्ड होता है, बैक बॉन्ड या पश्च बंध, इट इज ऑलवेज ए पाई बॉन्ड। तो इसने क्या किया, पाई एक्सेप्टेंस कर लिया थ्रू बैक बॉन्ड या पश्च बंधन के माध्यम से एक्सेप्ट कर लिया। इस बॉन्डिंग को अपन धातु कार्बोनिलों में सिनर्जिक बंधन कहते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग ए टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, पश्च बंधन का ही एक प्रकार है सिनर्जिक बंधन। सिनर्जिक बंधन कोई भी हमारे पास नॉन क्लासिकल लिगेंड हो उनमें जो बॉन्डिंग होती है उसको अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, चाहे वो हमारे पास कौन सा सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर हो और या अपना अभी सेकंड प्रकार जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें पाई डोनेशन और पाई एक्सेप्टेंस, तो इसमें भी बैक बॉन्ड बन रहा है। तो ये हमारे पास इसको अपन बोलते हैं सिनर्जिक बंधन। सिनर्जिक बंधन एक टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन का एक प्रकार है, चाहे हमारे पास नॉन क्लासिकल लिगेंड में कोई भी हो, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर हो और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर हो, इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है इसको अपन बोलते हैं सिनर्जिक बंधन
ए टाइप ऑफ बैक बॉन्ड, पश्च बंधन का एक प्रकार है, क्योंकि यह वापस से मेटल से लिगेंड बैक बॉन्ड या पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सिनर्जिक बंधन धातु कार्बोनिलों में, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, सिनर्जिक बॉन्डिंग, synergic bonding in metal carbonyls, synergic bonding in metal carbonyls, हिंदी में कहते हैं धातु कार्बोनिलों में सिनर्जिक बंधन। सिनर्जिक बंधन धातु कार्बोनिलों में, एक ही बात है। तो यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको अपन। ये टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग पश्च बंधन का ही एक प्रकार है। तो ये तो हमारे पास पहला एग्जांपल हो गया सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर का। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें डोनर एटम कार्बन है, तो कार्बन ने तो अपने लोन पेयर को मेटल के संकरित रिक्त कक्षकों में डालकर सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो इसको तो सिग्मा डोनेशन बोलते हैं, सिग्मा से दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ जो मेटल के भरे हुए डी कक्षक हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार एमओज में, अभी मैंने आपको बताया था सीओ का कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके पाई स्टार एमओज में पाई एक्सेप्टेंस कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है थ्रू बैक बॉन्ड या पश्च बंधन के माध्यम से। इस तरह की बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग या धातु कार्बोनिलों में सिनर्जिक बंधन अपन इसको कहते हैं। तो ये तो हमारे पास पहला प्रकार हो गया। तो इसमें हमारे पास अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, साइनाइड आयन हो गया, NO हो गया, NO पॉजिटिव, तो ये अपने पाई स्टार में एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर PH3 हो गया या PF3 हो गया तो फिर फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, तो उसके पास अपने रिक्त डी कक्षक है। तो अगर PH3 हो गया, फॉस्फीन हो गया, PF3 हो गया, ट्राई एल्किल फॉस्फीन हो गया, R3P हो गया, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन हो गया, तो फॉस्फोरस अपना लोन पेयर तो देगा ही सही, सिग्मा डोनेशन तो करेगा ही सही वो, और अपने रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहां पर अपन ने बोल रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो एक्सेप्टेंस या तो अपने रिक्त परमाणु कक्षकों में होगी या अपने पाई स्टार में होगी। पाई स्टार में कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन, Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव, ये सब अपने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर PH3 या PF3 हुआ तो फिर फॉस्फोरस अपने जो रिक्त डी कक्षक है उनमें पाई से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल या रिक्त डी कक्षक में। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास पहला हुआ। इनको अपन बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में पहला प्रकार सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। एग्जाम्पल मोस्ट फेमस तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ही सही, जो अपने लेवल पर याद रखना है। मैंने आपको और एग्जाम्पल भी इसमें बता दिए। अब अपन सेकंड बात करते हैं, वो है पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जो कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स का ही सेकंड प्रकार है। अब अपन सेकंड वाले की बात करते हैं। इसको अपन बोलते हैं पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। दे भी पाई से रहा है और ले भी पाई से रहा है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है अपने को। बेसिकली यहां पर जो लिगेंड है उसका पाई इलेक्ट्रॉन अब मेटल के साथ जुड़ा रहता है। क्या उदाहरण है इसके? पहले उदाहरण देख लें। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। पाई इथीन, पाई एथीन। इसमें अपन नीटा के ऊपर उतनी पावर लगाते हैं जितने की उस हमारे पास नॉन क्लासिकल लिगेंड में जितने कार्बन है। इथीन में कितने कार्बन है? 2।
इसका मतलब नीटा के ऊपर अपन ने पावर कितनी लगा दी, 2। इसका मतलब इन दोनों कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मेटल के साथ जुड़ा रहेगा। अभी एग्जांपल देता हूं, जी सॉल्ट एक एग्जांपल है, उसके अंदर अपन बात करेंगे फेरोसिन भी है, डाई बेंजीन क्रोमियम भी है। फेरोसिन और डाई बेंजीन क्रोमियम दोनों ही सैंडविच कंपाउंड्स के एग्जांपल है। उसकी बात अपन आगे करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या कार्ब धात्विक यौगिकों में। एक एग्जांपल अभी अपन देख लेंगे, जीज लवण, जीज सॉल्ट के बारे में बात कर लेंगे। तो यह है पाई एथीन। पाई एथीन में हमारे पास 2 कार्बन है, तो अगर 2 कार्बन है तो नीटा के ऊपर अपन ने पावर 2 लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इसको बोलते हैं अपन पाई बेंजीन। पाई बेंजीन, पाई इथीन तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि इसके एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल के साथ डिस्पर्स रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। बेंजीन में हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्योंकि बेंजीन के अंदर अपन जो रिंग बनाते हैं, वो जो रिंग होती है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताती है उसका, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन अब्र बताती है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है पाई बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन है, 6, तो नीटा के ऊपर अपन ने पावर लगा दी 6। उसके बाद नीटा 5, C5, H5 नेगेटिव, पाई साइक्लो पेंटा डाई एनिल, C5H5N, पाई साइक्लो पेंटा डाई एनिल या पेंटा डाई इनाइल बोलते हैं अपन इंग्लिश में इसको। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर अपन देखें तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हमारे पास क्या होता है, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसके पास ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आप ऑर्गेनिक में जानते हैं ऑल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये बेसिकली 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। कौन, बेंजीन। ऐसे ही साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो पाई इथीन है ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन दाता। ये होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता, ये भी होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता। कौन, पाई साइक्लोपेंटाडाई एनिल। इसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं, अपन सभी जानते हैं ऑर्गेनिक में। ये क्या है हमारे पास, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, साइक्लोपेंटाडाइन है। और साइक्लोपेंटाडाइन में ये जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने इसको बेस से ट्रीट करा दिया, क्षार से अभिकृत करा दिया, तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन क्षार ने प्रोटॉन के रूप में निकाल दिया। और क्षार ने जब प्रोटॉन के रूप में निकाल दिया तो कार्बन तो अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो जब प्रोटॉन निकल गया तो उसने उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने फेवर में ले लिया। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में अंदर चल जाएंगे और ये वापस से क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। इसको अपन और कैसे शो कर देते हैं, इसको अपन रिंग को ऐसे शो कर देते हैं, ये, और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इस पे क्योंकि -1 चार्ज है। और ये हमारे पास बेंजीन के समान ही कौन सी हो गई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर रिंग हो गई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग हो गई, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता हो गया ये भी। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाई एनिल या इंग्लिश में साइक्लोपेंटाडाइनाइल। कार्बन कितने, 5, तो नीटा के ऊपर अपन ने जो है पावर लगा दी 5। तो एक एग्जाम्पल हो गया पाई एथिन, पाई इथाइन, पाई एथिन, एक हो गया पाई बेंजीन, एक हो गया पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल। एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास
पाई एलिल, पाई एलिल ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन दाता। इसमें रेजोनेंस होता है, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर आएगा तो ये जो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, ये इन तीनों कार्बन के बीच में डिस्पर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन दाता हो गया हमारे पास। पाई एलिल बोलते हैं, किससे निकलता है ये? प्रोपीन से। प्रोपीन क्या होती है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन होती है। प्रोपीन में ये वाला जो कार्बन होता है, इससे अगर अपन वैलेंसी को फ्री करेंगे तो जब अपन ने हटा दिया प्रोपीन से यहाँ पर, तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अपन बोलते हैं एलाइल ग्रुप, इंग्लिश में ALL YL, और हिंदी में बोलते हैं एलिल समूह। किससे निकलता है? प्रोपीन से। प्रोपीन में कौन से कार्बन से वैलेंसी फ्री करते हैं? इस कार्बन से जो कि 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, या अगर अपन बोले तो ये कार्बन कौन सा संकरित होता है? sp3। तो अगर अपन प्रोपीन में sp3 कार्बन एटम से वैलेंसी को फ्री करेंगे तो ये जो समूह आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे? एलिल समूह होगा। ये हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, हमारे पास, वो है हमारे पास पाई ब्यूटाडाइन, ये हमारे पास पाई ब्यूटाडाइन हो गया। कार्बन हमारे पास 4 हैं, तो इस पे नीटा के ऊपर पावर 4, ये हो गया पाई ब्यूटाडाइन। पाई ब्यूटाडाइन ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दाता, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दाता। पाई ब्यूटाडाइन, इसमें भी अगर अपन देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली इसके अंदर हमारे पास ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। अब एग्जाम्पल अपन इसमें किसका लेते हैं? एक फेमस एग्जाम्पल है, और भी है, फेरोसिन भी है, डाईबेंजीन क्रोमियम भी है, लेकिन यहां पर मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो दे रहा हूं मैं जीज सॉल्ट का। जीज सॉल्ट का, ये पीले रंग का सॉल्ट होता है जीज सॉल्ट, जीज लवण, जीज लवण। कई बुक्स में इसको जी से लवण भी दे रखा है, कई में जाई से लवण भी दे रखा है। जीज सॉल्ट अपन इसे बोलते हैं। ये क्या होता है? के पॉजिटिव, ये तो आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है, के पॉजिटिव PtCl3 नीटा 2C2H4 और नेगेटिव। इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, उससे अभी अपना कोई मतलब नहीं है। क्रिस्टलन जल का अणु भी एक इसमें मौजूद रहता है बाहर समन्वय गोलक के, उससे अभी अपने को मतलब नहीं है, वो अपन बाद में बात करेंगे। अब अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है? प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, प्लेटिनम +2 में प्रेजेंट रहता है। हमारे पास अगर देखें तो क्लोरिडो पे 1 पे चार्ज -1, अगर अपन ऑक्सीकरण अवस्था प्लेटिनम पर x माने तो x +3 इंटू क्लोरिडो पे चार्ज हमारे पास -1, एक क्लोरिडो पे चार्ज -1, इथीन पे चार्ज हमारे पास 0, न्यूट्रल लिगेंड है, इजिकल टू हमारे पास समन्वय गोलक पर चार्ज कितना है? हमारे पास समन्वय गोलक पर चार्ज है -1, और अगर -1 है तो x -3
इजिकल टू -1, तो उधर जाएगा तो x इजिकल टू कितना हो गया, x इजिकल टू हो गया +2। तो मेटल पर, प्लेटिनम पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है, मतलब प्लेटिनम डाइवेलेंट स्टेट में प्रेजेंट है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो बेसिकली ये मैं मिटा रहा हूं, जी सॉल्ट बोलते हैं इसको, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, जी सॉल्ट। इसमें अगर अपन बात करते हैं, ये मैंने सी सॉल्ट के अंदर बताया आपको। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इथीन है उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये तो प्लेटिनम के रिक्त संकरित रिक्त कक्षकों में अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें संकरण DsP2 होता है, DsP2 ज्यामिति होती है वर्ग समतली। तो ये मेटल के रिक्त संकरित कक्षक हैं। तो इसमें जो लिगेंड है, लिगेंड कौन है, इथीन, तो वो डोनेशन कर रहा है किसका, पाई का, तो इसको बोलते हैं पाई डोनेशन। और जो मेटल के भरे हुए डी कक्षक हैं, ये इथीन के पाई स्टार एमोज में, ये इथीन के क्या है, पाई स्टार एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आणविक कक्षक, उनमें पाई डोनेशन एक्सेप्ट तो कर लिया, और ये पाई एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब ग्रहण करना, किसके थ्रू, बैक बॉन्ड बन रहा है, तो पाई एक्सेप्टेंस हो रही है किसके माध्यम से, बैक बॉन्ड के माध्यम से। ये अपन जी सॉल्ट को ऐसे शो करते हैं। तो लिगेंड कौन है, इथीन, तो लिगेंड ने क्या किया, पाई डोनेशन कर दिया। लिगेंड कौन है यहां पर, पाई, लिगेंड कौन है यहां पर, इथीन। तो इथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मेटल की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स कर रहा है। डिस्पर्स मतलब उसकी तरफ दे रहा है, और दे रहा है तो ये तो पाई डोनेशन हो गया। और मेटल के जो भरे हुए डी कक्षक है, ये मेटल के क्या है, भरे हुए डी कक्षक, भरे हुए ये है मेटल के भरे हुए डी कक्षक। तो ये क्या कर रहे हैं, बैक बॉन्ड से या पश्च बंधन से वापस जो लिगेंड है इथीन, उसके किस में प्रदान कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पाई स्टार एमओ में। ये उसके क्या है, इथीन के पाई स्टार एमओज हैं, उसके अंदर डोनेट कर रहे हैं। तो ये सिग्मा डोनेशन हो गया, सॉरी पाई डोनेशन हो गया, ये तो पाई डोनेशन हो गया, और ये पाई एक्सेप्टेंस हो गया किसके द्वारा, बैक बॉन्ड के द्वारा। तो इसको अपन जी सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जी सॉल्ट। ये अपन ने किसके एग्जांपल पढ़ लिए, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, उसमें दो, एक तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और एक पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब अपन आगे चल के, ये तो लिगेंड्स और लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन आगे चल के बात करेंगे तीन टर्मिनोलॉजी की, और एक तो समन्वय गोलक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक समन्वय संख्या, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। तो अभी तक अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, उपसर्ग संयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण राशियां। पहली अपन ने बात करी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, वो तो है ही सही। सेकंड लिगेंड तथा लिगेंडों का वर्गीकरण, पहला अपन ने पढ़ा दंतुकता के आधार पे,
और दूसरा अपन ने पढ़ा लिगेंडों का क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर, उनकी इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पे, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज अपन यहीं तक ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।